तो आपकी अगली कहानी है सनवद्या, जिसके रचयिता है फणीश्वरनाथ रेणु, सन 1921 से 1977। ठीक है, तो पहले कवि परिचय देख लेते हैं हम, फिर कहानी शुरुआत करूँगी मैं। सन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में प्रसिद्ध रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। तो कहाँ जन्म हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले में औराही हिंगना नामक गांव में। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में रेणु ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो भारत छोड़ो जो स्वाधीनता आंदोलन था उसमें फणीश्वरनाथ रेणु ने हिस्सा भी लिया था। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी जो है सक्रिय भूमिका रही है। वो राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा रखते हैं और सन 1953 ईस्वी में उन्होंने साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि जो है वो विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। तो 1953 में उन्होंने साहित्य सृजन के क्षेत्र में आ गए थे और उन्होंने कहानी, उपन्यास का सृजन किया, साहित्यिक विधाओं का लेखन कार्य भी किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं, तो मतलब जो गांव क्षेत्र ऐसे होते हैं ना, वहाँ के बहुत अच्छे कथाकार हैं वो। उन्होंने विशेष तौर पे अंचल को अपनी रचनाओं का आधार बना करके ही शब्दावली और मुहावरों का उपयोग भी किया है, वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण भी किया है। तो रेणु जो है एक अत्यंत संवेदनशील रचनाकार है और अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वो अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। तो छोटे मोटे गांव कस्बों की कहानियाँ वो बड़े सुंदर तरीके से उनकी भाषा में, मुहावरों में लिखा करते हैं और ऐसा लगता है कि वो खुद उसको अनुभव करके ये कहानी लिख रहे हैं। इस संवेदनशीलता रेणु के साथ उनकी यह विश्वास से भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूल ताकत छिपी है। तो कहीं ना कहीं उनको मन में ये लगता है कि अगर उनके मन में संवेदना है तो वो इस दुख को बदल देने की शक्ति भी रखते हैं। जो मनुष्य दुखी हैं उनके दुख को दूर करने। रेणु के प्रसिद्ध कहानी संग्रह में है ठुमरी, अग्निखारे, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मरे हुए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, उनके अविस्मरणीय उपन्यास श्रेणी में आता है मैला में आंचल और परी कथा आदि। फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार रहे हैं। तो ये स्वतंत्र भारत में भी रहे और बहुत प्रचलित भी हुए। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की है। तो जो प्रेमचंद लिखा करते थे उसे उन्होंने नई पहचान दी। इनकी कला जो है वो सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो इनकी जो कला है, सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़, तो कहीं ना कहीं ये जो लेखन कार्य के लिए सबसे आवश्यक है, ये अपनी अलग ही पहचान रखते हैं इन सब के होने के वजह से। रेणु ने मैला आंचल, पढ़ती परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास के साथ अपने शिल्प और आस्वाद से भिन्न हिंदी कहानी परंपरा को जन्म दिया। तो इन दोनों उपन्यासों से उन्होंने काफ़ी सुंदर परंपरा को जन्म दिया जिसमें वो काफ़ी अच्छी कहानी करा करते थे। आधुनिकतावादी, फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रससिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्रदान हुई है। तो उन्होंने आधुनिकता के जो फैशन का जो दौर है उसमें भी गांव की, ग्रामीण समाज की कहानियाँ लिखी हैं जिसे एक सांस्कृतिक गरिमा प्रदान होती है। लोक जीवन की संवेदनशीलता एवं मार्मिकता को प्रकट करने में रेणु जी जो हैं वो काफ़ी माहिर थे। इस कार्य के लिए उनके पास अपार आंचलिक शब्द थे, वो अंचल के शब्दों का प्रयोग किया करते थे। उनकी भाषा संवेदनशील है, संप्रेषणीय है, भाव काफ़ी प्रधान है। मर्मकता, पीड़ा और भावनाओं से द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। तो इनकी जो भाषा वह है वो अंतर्मन को छू लेने वाली भाषा है। तो ये है सनवद्या, मैसेज पहुंचाने वाला, सनवद्या संदेश पहुंचाने वाला। तो कहानी का परिचय देख लीजिए आज, फिर आगे बढ़ेंगे।
संवध्या कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत की गई है। तो संवध्या कहानी जो है इसमें मानव के अंदर की जो संवेदना है, अंदर के दुख को, तकलीफ़ को, इमोशंस को काफ़ी गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत की गई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की पीड़ा तथा यातना को ऐसी सूक्ष्म पकड़ जैसी रेणु ने आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। तो जो नारी है उसके मन की कोमल तंतु की पकड़, मतलब जो बहुत सॉफ्ट इमोशंस होते हैं लेडीज़ के, औरत के, उसकी पकड़ जो है वो आत्मा के शिल्पी यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ही संभव हो सका है। हरगोविंद एक संवध्या है की तरह उन्होंने अपने अंचल में दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। हरगोविंद एक संवध्या है और ये गांव में जो दुखी और बेसहारा औरतें हैं, बड़ी बहुरिया जैसी, उन पात्रों का संवाद लेकर इधर से उधर जाते हैं, जो उनके संवाद को पहुंचाते हैं। तो ये कहानी प्रस्तुत करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवध्या के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। तो रेणु ने बड़ी बहुरिया की जो आत्मा में दुख था उसे काफ़ी सुंदर तरीके से संवध्या के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति, दया दृष्टि से इस लेखन कार्य में शामिल किया है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवध्या कहानी झरने की तरह गतिमान है। जिस तरह से झरना गतिमान होता है उसी तरह से ये कहानी कहीं रुकती नहीं बल्कि गतिमान रहती है। एक हरगोविंद नामक संवध्या है जो बड़ी बहुरिया के दुख को सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है और उसके दुख को प्रकट किया है फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी कहानी में। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आएगा कि वाकई में बड़ी बहुरिया का दुख जो था वो अपार था, जिसे फणीश्वरनाथ रेणु ने बड़े सुंदर तरीके से इस कहानी में पिरोया है। हरगोविंद को अचरज हुआ। तो कहानी की शुरुआत में कर देती हूँ इस वीडियो में, कहानी को आगे बढ़ाऊँगी अगले वीडियो में। हरगोविंद को अचरज हुआ, हैरानी हुई, तो आज भी किसी को संवध्या की ज़रूरत पड़ सकती है। तो संवध्या ने सोचा कि आज के डेट में क्या मैसेंजर की यानी कि मैसेज पहुंचाने वाले, संवाद पहुंचाने वाले संवध्या की किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। इस ज़माने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, पत्र आने जाने लगे हैं, संवध्या के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई। तो वो ये सोचने लगता है जब डाकघर खुल गए हैं तो लोग अपना संवाद पत्र में लिख कर भेज सकते हैं, मुझे बुलाने की किसी को आवश्यकता क्यों पड़ गई। मतलब संवाद तो पहले भेजा जाता था, जब से डाकघर खुल गए हैं तब से तो सभी डाक के द्वारा संवाद भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, तो मुझे बुलाने की किसी को क्या ज़रूरत पड़े। आज तो आदमी घर बैठे बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है, फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई। तो उसे लगता है कि आज के समय में भारत जो है एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश भेज सकता है, किसके द्वारा, डाकघर चिट्ठी के द्वारा। और ऐसे समय में मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई किसी को। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ढ्योड़ी पार कर अंदर आया। तो ढ्योड़ी यानी कि द्वारी जो है वो टूटी हुई थी बड़ी हवेली की, उसे पार करके हरगोविंद जो है वो अंदर आया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज़ा लगाया। निश्चय ही गुप्त समाचार ले जाना है, चाँद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। तो फिर वो अंदर आता है तो काफ़ी सन्नाटा महसूस होता है उसे। तो परिस्थिति को वो अंदर ही अंदर भांप लेता है कि ज़रूर जो संवाद पहुंचाना है वो काफ़ी गुप्त है, बहुत सीक्रेट है, क्योंकि वो संवाद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और वो इसको अंदाज़ लगाता है अपने मन से, क्योंकि वो कहते हैं कि वातावरण को देख करके संवाद का अंदाज़ा लगा लेता है, क्योंकि वो एक संवध्या है तो उसे पहले से पता चल जाता है कि संवाद कैसा होगा। ठीक है, तो अब जो है संवध्या बड़ी बहू के पास बड़ी हवेली में आ गया है। अब उसे पता चलेगा कि उसे कौन सा संवाद किसके पास लेके जाना है, क्यों लेके जाना है। तो आगे की कहानी अगले